हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही हो गए। तो आज बात करने वाले हैं हम हिंदी ए के बारे में। ठीक है, 4th सेमेस्टर स्टूडेंटों के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं भाई। तो यूनिट फर्स्ट नहीं कराएंगे, ठीक है, यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे 4th तक। आपके आज जितने भी चैप्टर है सारे क्लियर करा देंगे। देखो, एक तो लेखन परिचय आता है, ठीक है, लेखन परिचय आता है, साफ रचना व्याख्या आती है और कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उन सब का मैंने यहाँ पर तोड़ एक बॉक्स में ही बता रखा है, ठीक है। चाहे लेखन परिचय है आपका, क्या आपका साफ वर्षन व्याख्या है या चैप्टर से कुछ भी आए, ठीक है, उससे हमें कुछ लेना नहीं है। आएगा तो बस आप लिख दोगे, ठीक है। इस एक वीडियो में मैंने आपको 4 यूनिट और उसके जो चैप्टर है वो सब समझा रखे हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप यहाँ पर एक टेबल बना रखा है जिसमें मैंने आपको पाठ का नाम, कवि का नाम है ना, इस पाठ को किसी ने लिखा था या चैप्टर को किसी ने लिखा था, ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई, ठीक है, और उसके पिता का नाम क्या था, उनकी माताजी का नाम क्या था। पर जैसे कि साफ प्रसंग में कहते हैं ना, विशेषता बताइए, है ना, वो विशेषता के बारे में भी हमने यहाँ पर बता रखा है। ये लाइन आपके सारे यूनिटों में चल जाएगी, ठीक है, कोई बाहर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर उनके पुरस्कार की बात कर रखी है, प्रमुख रचनाएं कौन सी थी और इस कविता का पूरी का सार क्या है, ठीक है, तोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है, उसके बारे में भी यहाँ पर मैंने बात कर रखी है। तो हम स्टार्ट करेंगे जुलूस से। जो जुलूस है वो किसने लिखा है? तो प्रेमचंद जी ने लिखा है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? 1880 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? यूपी में। और कहाँ पर? वाराणसी में, ठीक है। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके पिताजी का नाम था, तो उनका नाम था अजयव, ठीक है, माताजी का नाम था आनंदी। और इन्होंने पुरस्कार कौन सा जीता था? देखो, कितने भी लेखक हैं ना, सबने नोबेल पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार उनके पास है ही, उनको मिला ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया पेपर, समझ गए आप। तो इनकी प्रमुख रचना की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेम की देवी, गोदान और मंगलसूत्र। इनको ना ये स्टोरी को ये पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। जो ये मंगलसूत्र वाली स्टोरी है ना, इसको ये अभी पूरा नहीं कर पाए थे और इससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब ये आधा अधूरा छूट गया था। तो भाई इस कविता में क्या बताया गया है? तो इस कविता में बताया गया है जो स्वतंत्रता का जल्लूस है, ठीक। तो ये बात उस समय की हो रही है जब भारत पे ब्रिटिशों का अधिकार था, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता के लिए जल्लूस निकल रहा है जिसमें बूढ़े बड़े बच्चे आदि सब, लोंडे लफाड़े सब शामिल है। और अपने देश के लिए उनका प्रेम कैसा है, ठीक है, और सदा उसके लिए वो कल्याण सोचते हैं, ठीक है। इसमें ये बता रखा है जहाँ पर उनको पुलिस अधिकारियों से डंडे भी खाने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो राष्ट्रीय भावना है वो टूट नहीं रही है। इससे ये प्रतीक होता है कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। ये बात चल रही है स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए एक जुलूस की, जिसमें सब क्या है, सब यहाँ पर भाग ले रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सामने ले रहकर कह रहे हैं कि इस जुलूस से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कोई महान नेता या कोई महान व्यक्ति आगे आता तो कुछ अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता, ठीक है। ये बात की स्टोरी है, आपको मैं समझाऊंगा। इसके नोट्स ना मैं टेलीग्राम पर कर दूंगा, जितने भी कैरेक्टर है इसमें उनके बारे में बताइए। और इस टाइम जो प्रेमचंद जी है वो गांधीवादी विचारों से प्रभावित है। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पे। मलबे का मालिक, ये किसी ने लिखा है? मोहन राकेश जी ने लिखा है, जिनका जन्म पंजाब में हुआ था। कब? 1925 में। और कहाँ पर हुआ था? पंजाब में, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। उनके पिताजी का नाम था करमचंद, ठीक है। जब आप लेखन परिचय या साप्रसंग व्याख्या लिखोगे तो पुरस्कार देखो, नोबेल पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार दोनों आप लगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही यहाँ पर विशेषता की, तो अभी यहाँ पर लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचना के यहाँ पर बात कर लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना है आधे अधूरे, नए आने वाला कल, मोहन राकेश की डायरी, अंडे के छिलके। आपने 12th क्लास में शायद ये पढ़ा होगा, ठीक है। और ये आपकी रचना, जो ये रचना है आपकी कब काम आएगी? साफ वर्षन व्याख्या में आपकी ये सब चीज़ काम में आएगी, ठीक है। और अगर आप किसी आंसर भी लिखते हो हिंदी का, ठीक है, देखो आपके सामने कोई दोहा आ गया,
ठीक है। जैसे कि प्रेमचंद का कोई जुलूस का दोहा आ गया, तो आप इससे स्टार्टिंग करोगे कि ये पाठ किसने लिखा है, ये कहाँ से लिया गया है, इस कवि का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। उसकी थोड़ी रचना बता देना, फिर उस पाठ का सार बता देना, ठीक है, अपने शब्दों में। तो ये जो मलबे का मालिक है, ठीक है, इस जो कहानी में क्या बता रखा है, देखो कहानी में मलबा देश के विभाजन के परिणाम और उसके उजड़े हुए जीवन के टूटते मूल्य का प्रतीक है। मतलब इस स्टोरी में क्या बता रखा है, जो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो वहाँ से सांप्रदायिक क्या हुए थे, दंगे हुए थे, ठीक है, दंगे भड़के थे। तो लोगों के जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था, बहुत भाई लड़ाई हुई थी, कई मृत्यु हुई थी, ठीक है, कई हो गए तो घर उजड़ गए, ठीक है। मुस्लिम वर्ग था वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, तो कई दंगे फसाद हुए। तो उन सब से लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। लोगों ने इतनी प्यार से घर बनाया, ठीक है, उसी घरों को उनको छोड़ना पड़ा, ठीक है। और कुछ साल बाद जब वो आके देखते हैं उस घर पे किसी और का राज होता है, ठीक है। तो ये जो आग है वो अभी तक जल रही है, जो किन्होंने लगाई थी, अंग्रेज़ों ने लगाई थी, ठीक है। आप समझ रहे हो उस स्टोरी में क्या बताया जा रहा है। तो भाई अब बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, मैं हार गई। ये किसने लिखा है, मनु भंडारी जी ने लिखा है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कहाँ पर, भनैपुरा में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी माताजी का नाम था अनूप कुमारी और पिताजी का नाम था सुख संपत राय, ठीक है। तो अब चलते आगे, इनकी प्रमुख रचनाएं मैं आपके सामने बता देता हूँ। आपका बंटी, मैं हार गई, बिना दीवारों का घर, ठीक है, इनकी ये प्रमुख रचनाएं। देखो इस जो ये स्टोरी है मैं हार गई, इसकी मूल संवेदना क्या है। मैं हार गई कहानी की लेखक का राजनीतिक चेतना को व्यक्त करती है। इस काव्य में जो मूल संवेदना के माध्यम से राजनेता को भ्रष्ट नेताओं की खराब राजनीति के बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। लेखिका जो कहती है, जो चाहती है, वो कहती है कि आज के माहौल में हम आदर्श या समाज सेवी देश प्रेमी नेताओं की कल्पना करने के प्रयास में मैं हार गई हूँ। उनके जो पिताजी है वो भी राजनेता थे, कहीं ना कहीं अपनी कल्पना में एक राजनेता को बनाती है जो समाज सेविक हो आज के ज़माने में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। वो राजनेताओं की और राजनीति की बहुत बुराई सुनती है, उनसे ये रहा नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी भी राजनेता थे। तो इसी में वो एक काल्पनिक दृश्य बनाती है, ठीक है, जहाँ पर वो हार जाती है, ठीक है। वो कहती है कि आज के ज़माने में ऐसा नेता पाना बहुत मुश्किल है। लिए जो स्टोरी का नाम है वो है मैं हार गई, ठीक है। यूनिट 3 का चैप्टर 1 है, इसका नाम है उत्साह, ठीक है। इसके बारे में भी समझाएंगे। ये किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ला जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1884 में यूपी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ओगाना में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके पिताजी का नाम है वो है चंद्रवली शुक्ला और इनकी माताजी का नाम है निवासी देवी, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना की बात कर लेते हैं तो है इनकी भरम गीत का सार, उत्साह, ठीक है, मालिक मोहम्मद जायसी इनकी, ठीक है। ये 3 मैंने यहाँ पर आपके सामने रचना लिख रखी है। तो उत्साह का मतलब क्या होता है, तो भाई उत्साह में बताया क्या गया है, ठीक है। उत्साह का मतलब होता है हौसला, चेष्टा, ठीक है। तो उत्साह हमें कब आता है, जब हमें कोई कार्य करने का साहस हो, ठीक है, उस काम में हमें आनंद आए, तो उसको हम उत्साह की स्थिति दे सकते हैं या उसको हम इसका नाम दे सकते हैं। देखो जो उत्साह होता है ना वो हमारे अंदर ही पाया जाता है जब मनुष्य दुखी होता है, जब उसको भय की स्थिति लगती है, वैसे ही जब मनुष्य सुख होता है ना, सुख होता है और उसको आनंद महसूस होता है, तो उसको ही हम कहते हैं उत्साह। जैसे कि आप अभी जब कहीं मेला लगता है तो आप कहते हो कि मैं उसको देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, है ना, उत्साह हूँ। तो उसी उत्साह की यहाँ पर बात हो रही है। देखो आप इंग्लिश में इसकी मीनिंग को समझ जाओगे, जैसे कि किसी चीज़ को देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, तो उसको ही उत्साह कहते हैं। बात आपके यहाँ पर समझ आ गई। जैसे कि भाई हम कोई मूवी देखने गए
ठीक है। मूवी देख के आ गए, हमने बहुत इंतज़ार करा उस मूवी का, है ना, बहुत उत्सुक थे हम उस मूवी को देखने के लिए, और उसको देखने के बाद हमें क्या आया, बहुत आनंद आया। देखो उस तो सबके उत्साह है जो, इसके कई लक्षण होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे देख सकते हैं किसी उत्साह को, देखो व्यक्ति जो कार्य करने वाला है उसमें वो कार्यशील हो, उसे कार्य करने में आनंद आए, ठीक है, कष्ट दुख सहने के लिए वो तैयार हो, ऐसी भावनाओं को हम क्या कहते हैं, उत्साह कहते हैं। देखो उत्साह, जो उत्साह है उसके निष्कर्ष की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई कष्ट है, दुख है, हानि है, परेशानी है, ठीक है, और उसको हल करके, उसका समाधान करके, उन सब का सामना करने के लिए वो उत्सव हो, ठीक है, और उन्हीं चीज़ों का वो आनंद लेकर इन सब परेशानी को क्या कर सके, समाधान कर सके, तो उसको हम उत्साह की श्रेणी में रख सकते हैं। उत्साह मैंने इतना क्यों बताया है, क्योंकि उत्साह लोगों की समझ अभी नहीं आ रहा है, जो स्टूडेंट है उनकी समझ नहीं आ रहा है। भाई अब बात करेंगे अशोक के फूल के बारे में, जो चैप्टर 2 है, जो जिसको किसने लिखा, हजारी प्रसाद जी ने लिखा है, जिनका जन्म हुआ था बलिया, वहाँ पर यूपी में है ये, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म, 1907 में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो मृत्यु थी वो दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी, तो 1979 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था अनमोल, और जो माता जी थे उनका नाम था ज्योतिष्मती देवी, ठीक है। तो इनकी अब रचना के बारे में बात कर लेते हैं। पहली तो रचना यही है भाई, अशोक के फूल, और दूसरी रचना है हजारी प्रसाद की ग्रंथावली, ठीक है, और तीसरी रचना है भांग भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचना में से ये 3 रचना आपके सामने मैंने लिख दी है। तो अशोक के फूल में यहाँ पर जो हजारी प्रसाद यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं वो कहते हैं, देखो पहले ये समझो, जो अशोक के फूल है वो भारतीय संस्कृति की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। अशोक के फूल 2 तरह के होते हैं, लाल और सफ़ेद। तो ये कहते हैं जो अशोक के फूल थे पहले इनका बहुत महत्व होता था, लेकिन आज की जो सभ्यता है अशोक के फूल को भूलती जा रही है, ठीक है। जो यहाँ पर हजारी प्रसाद जी है वो अशोक के फूल की यहाँ पर लुप्त होने की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, कि ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, और आज की सभ्यता ने तो शायद ही से नहीं देखा होगा, ठीक है। ये तो थोड़ी चिंता व्यक्त करते हैं किस पे, अशोक के फूल पर। तो यहाँ पर ये कहते हैं जो कामदेव थे उन्होंने 5 फूलों को सबसे प्रथम माना था, ठीक है। दुनिया में इतने सारे फूल हैं, हजारों फूल हैं, लेकिन 5 फूलों को उन्होंने महत्व दिया था, जिसमें से एक था अशोक का फूल। और जो कालिदास जी थे इन्होंने भी अशोक के फूल की अपनी कविताओं में बहुत सुंदर वर्णन कर रखा है। इन्होंने अपनी कविता में जो अशोक के फूल हैं उनको नए वधू की संज्ञा दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर ये बोलते हैं, कहते हैं जो कामदेव है और जो कालिदास है इतने महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये व्यक्ति है, इन्होंने इनकी जो अशोक के फूल की इतनी चेष्टा कर रखी है ना, तो ये लुप्त होता जा रहा है, तो इस चीज़ पे ये चिंता व्यक्त कर रही हैं। कहते हैं जो अशोक का फूल है पहले ये बहुत महत्वपूर्ण फूल था, जो सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व में बहुत योगदान था। जैसे कि यहाँ पर तंत्र कहते थे कि जो अशोक का फूल है तो समाज में, धार्मिक स्थिति में, ठीक है, साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व में बहुत महत्व दिया जाता है, इसका बहुत योगदान है। तो ये जो फूल है ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, जिसको आज के लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हजारी प्रसाद है वो सीधा सीधा अशोक के जो फूल जो लुप्त हो गया है उनको, उनके बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा ये समझ लो। तो जो यूनिट 3 है उसका चैप्टर है 4, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है, रहमान पानी रखिए। जो किसने लिखा है, तो विद्यानिवास मिश्रा जी ने ये चैप्टर है जो लिखा है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, यूपी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1926 में। कहाँ पर, गोरखपुर में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई कहाँ पर, यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 2005 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं की बात कर लेते हैं। रहमान पानी रखिए, कितने मोर्चे, और ये हल्दी दूब, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये है रहमान पानी रखिए, इस कविता का सार क्या है, ठीक है। जो भी नाटक है, कविता है, इसका सार क्या है, तो इसमें पानी को बहुत महत्व दिया गया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के आधार पर जल का अलग अलग महत्व बताया है, ठीक है। थोड़ा ही जानेंगे लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक बताएंगे। अगर आप चाहते हो फुल डिटेल वीडियो
तो कमेंट ज़रूर करना। लेकिन अभी देखो इतना ही बहुत है आपके लिए जानना, आप पेपर में लिख दोगे। जो यहाँ पर विद्या मिश्रा जी है वो जल को हमारे आत्मसम्मान स्वाभिमान से जोड़ते हैं, ठीक है, उनसे उनकी तुलना करते हैं। वो कहते हैं जैसे लोग या जनता अपने आत्मसम्मान को बचाती है, ठीक है, उसकी चिंता करती है, उसी तरह आप पानी को बचाओ, ठीक है, इसकी चिंता करो। यही आपका आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है। कहते हैं जो भारत है वो कृषि प्रधान क्या है देश है। यहाँ पर अनपढ़ लोग ज़रूर रहते हैं, लेकिन ये बादल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्षा कब आने वाली है। यहाँ पर ये बता रखा है इस दोहे में कि मनुष्य हमेशा उसका स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे पानी के बिना आटे का कोई मेल नहीं होता और चमक के बिना मोती का कोई महत्व नहीं होता। इसमें बताया है कि जो मनुष्य है वो विनम्रता के बिना अबहीन है, ठीक है, उसका कोई मूल्य नहीं है। बात करेंगे यूनिट 4 की और चैप्टर 1 है ये, ठीक है। जो किसने लिखा है तो निर्मल वर्मा जी ने ये चैप्टर लिखा है। कौन सा? चिड़ों पर चांदनी, जिनका जन्म शिमला में हुआ। कब हुआ? 1929 में इनका जन्म हुआ और इनका निधन 2005 में हो गया था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था नंद कुमार और इनकी प्रमुख रचना की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पिछली गर्मियों में वह दिन लालटेन की छत ढलान से उतरते हुए। तो यहाँ पर अब बात हो रही है चिड़ी पर चांदनी। ये किसने लिखा है? यात्रावर्ती सिद्धांत है। किसने लिखा है? निर्मल वर्मा ने लिखा है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। कब हुआ था? तो 1929 में इनका जन्म हुआ। 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके फादर का नाम था वो था नंद कुमार और इन्होंने अपनी शिक्षा का आरंभ अपने ग्राम से किया, मतलब अपने गांव से किया, ठीक है। धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ी। तो अब बात करेंगे इनकी रचनाओं की। तो इनकी प्रमुख जो रचना है वो है पिछली गर्मियों में वह दिन लाल टीन की छत, ठीक है, और ढलान से उतरे वह। तो भाई चिड़ी पर चांदनी में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है तो यहाँ पर उन्होंने प्रकृति सौंदर्य की यहाँ पर बात की है, ठीक है। वो देखो एक यात्रा पे निकले हैं और जो उनके बचपन के दिन है उनको यहाँ पर याद आ रहे हैं। जैसी वो पहाड़ों को देख रहे हैं अपने यात्रा के समय, जो भी चीज़ वो देख रहे हैं, चाहे बादल हो या पक्षी हो या कुछ भी प्रकृति सौंदर्य हो, ठीक है, तो ये सब उनको क्या याद दिला रहे हैं? उनके बचपनों के दिन, ठीक है। जैसे कि वो पहाड़ों पे चढ़ते थे, जब वो शिमला की पहाड़ियों को देखते थे तो उनको क्या प्रतीक होता था, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में उनको सब याद आ रहा है। देखो जो ये निर्मल वर्मा जी है ना, ये जब पहाड़ों को देखते थे उसके सौंदर्य को देखते थे तो ये उसकी तुलना अपनी माँ से करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी बता रखा है प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर यहाँ पर बता रखा है। जब उन्होंने बचपन में देखा, कहाँ रहते थे वो बचपन में? शिमला में रहते थे, ठीक है। वहाँ पर वो स्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पर पड़े पत्थरों की भी बात करते हैं, है ना। इन तो जो यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है वो है प्राकृतिक सौंदर्य का वो वर्णन करते हैं, ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत में जो उनको याद आता है जब उन्होंने बचपन में जो चीज़ देखी थी। ये अब बात करेंगे भोला राम का जीव, ठीक है, उसके बारे में हम परिचय देंगे। ये भोला राम का जीव किसने लिखा है? तो ये लिखा है भाई हरिशंकर परसाई ने, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी कब? 1995 में। तो इनके पिता का नाम क्या था? जुमन लाल प्रसाद इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम था चंपाबाई, ठीक है। अब इनकी प्रमुख रचना के बारे में बात कर लेते हैं। भोला राम का जीवन, देखो मैंने जो भी आपके चैप्टर है उसको भी इनके रचना में लिख रखा है, जैसे कि आपको याद रहे, ठीक है। तो भोला राम का जीवन इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। तट की खोज, तब की बात और थी, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचना है। मैंने ज़्यादा रचना नहीं, 3 रचना हर इसमें बता रखी है। तो भाई इसमें क्या बता रखा है? इसमें ये बता रखा है जो सरकारी दफ्तर में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है ये उसके बारे में बता रखा है। यहाँ पर बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा खुद का मेहनत का पैसा है यहाँ पर वो रोक दिया जाता है, ठीक है, और रिश्वत दी जाती है जब ये कार्य थोड़ा आगे बढ़ता है, ठीक है। एंड निठल्लापन यहाँ पर दिखाया गया है। जो भोला राम था जब वो रिटायर होता है उसकी पेंसिल रुक जाती है, 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब भी उसको पेंसिल का पैसा उसका नहीं मिलता तो वहाँ से उसको लेने के लिए
दूध के 2 दास आते हैं, तो उसका जीव वहाँ पर उसको नहीं मिलता, तो वहाँ पर वो किसके पास जाते हैं, यमदूत के पास वहाँ पर जाते हैं। यमदूत से बोलते हैं कि उसका जीव धरती पे तो नहीं मिल रहा है, तो वहीं पर नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कहते हैं मैं धरती लोक जाऊँगा और उसके जीव को वापस लाऊँगा। तो इतने में जब नारद मुनि उसके जीव को ढूंढ रहे होते हैं, इतने में वो उनके साधु बन के घर पर जाते हैं। घर पर देखते हैं कि उनकी हालत की 3 साल से उन्होंने घर का किराया ही नहीं दिया, या 3 महीने या 3 साल से। तो वो इनकी स्थिति देख के बोलते हैं कि आपकी ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। वो बताते हैं कि हमारी पेंसिल ऐसे रोक रखी है। जिस स्थिति देख के भाई पहुंच जाते हैं दफ्तर। वहाँ पर दफ्तर पे वो क्या देखते हैं कि एक दूसरे पे बात टाली जा रही है। जो सरकारी कर्मचारी है, इनकी तनख्वाह तो क्या है, फिक्स है भाई, इनके पेट निकल रहे हैं, वो एक दूसरे पे बात टाल रहे हैं। निठल्लापन दिखाया गया है। मतलब वो कहते हैं बड़े, जो लास्ट में जो टॉपिक आता है वो आता है बड़े साहब का। भाई बड़े साहब के दफ्तर में जाओ और वहाँ से उनकी फ़ाइल खुलेगी, किसकी, भोला राम की पेंसिल की फ़ाइल, जो उनका पैसा अटक रहा है। वो कहते हैं कि बाबा जी आप मेरे दरबार में कैसे पधारे। तो वो कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति के बारे में बात करने आया हूँ जिसका नाम है भोला राम, जिनके आपने पेंसिल अभी रोक रखी है। वो कहते हैं कि भोला राम की फाइल है, उस पर क्या है, वजन नहीं है। वजन का मतलब यहाँ से पैसे से दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा क्या दिखाया गया है, हरामखोरी यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ तक कि वो भगवान से भी एक टाइम पैसे मांग रही हैं। तो भगवान ही नहीं तो एक साधु ही ठीक, ठीक है। तो नारद जी पूछते हैं भजन का मतलब क्या होता है। कहता है कि मेरी बेटी को म्यूज़िक या वीणा बजाने का बहुत शौक है, आपकी वीणा में भी मेरे को बहुत वजन लगता है, तो आप इसको यहीं रख दो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसकी डायरी पर जो भी उनकी फाइल होती है, वीणा उन पर रख देते हैं, ठीक है, जो नारद जी की वीणा होती है। तो वो कहते हैं कि अब ये कार्य आगे चलेगा। मतलब यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है सरकारी दफ्तर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हरामखोरी हो रही है, पैसा, गरीब बंदों का पैसा अटक रहा है, और पैसे देने के लिए, जो उनका खुद का पैसा है उसको लेने के लिए पैसा देना हो रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ के होगे, ठीक है। तो आपका जो यूनिट 3 का जो लास्ट चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई इस जो पार्ट का नाम है वो है अंधेरी नगरी। जो किसने लिखा है, तो ये लिखिए भाई भरत तेंदु ने, ठीक है, जिनका जन्म 1850 में काशी में हुआ था। काशी कहाँ पर है भाई, यूपी में, ठीक है। उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी भाई 1885 में, ठीक है। इनके फादर का नाम था वो तो गोपाल चंद, ठीक है। माता जी का नाम था पार्वती देवी। अब इनकी प्रमुख रचनाएं सुन लो। अंधेरी नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस, ठीक है, होली, लीलावती और लखनऊ यात्रा। तो भाई इस अंधेरी नगरी में क्या बता रखा है, ये तो बहुत इजी है ना, इसको तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। इसमें क्या बता रखा है, लालच बुरी बला है, आपको इसमें ये बता रखा है, ठीक है। और शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर में जो सन्यासी होते, जो पंडित होते गांव में घुस जाते हैं, तो वहाँ पर भाव पूछते, वो कहते हैं सब 1 टका 1 टका। तो बाद में वही सन्यासी यहाँ पर फंस जाता है, ठीक है। बाद में जो राजा होता है वो सुरख के लालच के चक्कर में खुद फांसी पे चढ़ जाता है। बस यहाँ पर ये स्टोरी है, ठीक है। और जो ये आपकी स्लाइड है, जो मैंने ये टेबल में आपको बता रखा है, ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी जोन के साथ बने रहे। मैं एक चीज़ बताना यहाँ पर भूल गया, जैसे कि आप कभी भी लेखन परिचय करते हो या संग प्रसंग में आप विशेषता बताते हो, ठीक है, जो भी कहानी है ना उसकी विशेषता बताते हो। जैसे कि आ गया जलूस की साफरसंग व्याख्या करें, ठीक है, लास्ट में विशेषता बतानी होती है, तो विशेषता में क्या लिखना है ना। तो इसमें देखो आपको क्या लिखना है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है, सुंदर मुहावरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, गंभीर भाषा का यहाँ पर चित्रण है, ठीक है, और यहाँ पर भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है, विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है, रसों का सुंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। किस कविता में, जैसे कोई सी भी आ जाए, जलूस आए, मलबे का मालिक आ जाए, मैं हार गई, उत्सव आ जाए, अशोक के फूल आ जाए, रहमान पानी रखी है, ठीक है, चिड़ों पर चांदनी आ जाए, भोला राम का जीव या परिचय आ जाए, ठीक है, अंधेरी नगरी आ जाए, कोई भी आ जाए भाई, ठीक है। तो आपको अपने आंसर में भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है।